जय हिंद साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस घटना चक्र के सीरीज में। जैसा आप सभी को पता है, हम लोगों ने घटना चक्र का हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का तीसरा क्लास है, तीसरा डे है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर के बारे में पूरी डिस्कस करेंगे। जैसा आप सभी को पता है कि हमारे मॉडर्न सीरीज़ का तीसरा दिन है और इससे पहले हम लोगों ने एंशंट हिस्ट्री का यानी प्राचीन इतिहास का हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सारे कवर कर चुके हैं। जो लोग उसे नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर वीडियो को जाकर आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखा जाए तो हिस्ट्री जो होता है बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस घटना चक्र के सीरीज में ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं और वो भी हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। तो आप लोग कीजिएगा क्या, जैसे बहुत सारे लोग को देखने का टाइम नहीं मिल पाता है, तो आप लोग क्या करना है, आपको बस आप लोग को जैसे खाना बना रहे हैं आप या कहीं जा रहे हैं तो आपके हेडफोन लगा बस कान में सुनना है। सुनने से क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। हमको पता है कि आप लोगों ने इसे पहले भी पढ़ चुका होगा, लूसेंट से पढ़े होंगे या घटना चक्र भी पढ़ चुके होंगे। तो क्या होता है कि वो रिवाइज के लिए आपको ये बेटर होगा कि आप सुनिएगा तो क्लियर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और लोग आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि सर अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए, ज़्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं अपने घटना चक्र के पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, हम आ गए हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, हमारे प्रश्न कोश में आ गए हैं, पहला क्वेश्चन की तरफ आ गए। देखिए दोस्तों, आप लोग कीजिएगा क्या, जैसे हम आज फर्स्ट क्वेश्चन बताएंगे तो उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ से तो एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, और जब डिस्कशन पढ़ेंगे तो उसमें करीब आपको 10+ क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, 10+ क्वेश्चन मिल जाएगा। तो डिस्कशन पढ़ने का फ़ायदा बस यही है कि एक क्वेश्चन रिलेटेड जो होते हैं वो हमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है मिल जाते हैं। तो मतलब एक की जगह हमें 5 और क्वेश्चन का नया क्वेश्चन मिल जाता है, जिससे हमारा क्या होता है कि आने वाले आगे क्वेश्चन में जो होता है वो हमको क्लियर दिख जाता है कि हाँ, ये क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो डिस्कशन के साथ में पढ़ेंगे तो वो भी ध्यान दीजिएगा, बस आप लोग को सुनना है। ठीक है, अगर देखने का टाइम नहीं है, ना देख पाते हैं तो और बस सुनिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन की तरफ कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रंजीत सिंह राज्य में सम्मिलित था, यानी रंजीत सिंह के राज्य में कौन कौन सम्मिलित था। क्या दिल्ली था, काबुल था या हमारा श्रीनगर था। तो ये हमारा ऑप्शन इसका हो जाएगा श्रीनगर। श्रीनगर जो था हमारा रंजीत सिंह के राज्य में शामिल था। चलिए इसका हम डिस्कशन देखते हैं। देखिए, इस डिस्कशन से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो देखिए, सबसे पहले रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ। अब रंजीत सिंह के बारे में आ गए तो रंजीत सिंह के बारे में पूरा हम डिस्कशन कर लेंगे। तो रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ, तो 13 नवंबर 1780 में हुआ। ठीक है, 13 नवंबर 1780 में रंजीत सिंह का जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है, तो सुकर चकिया एक मिस्र था, उस मिस्र में हुआ। जिसका मुखिया कौन थे, महासिंह थे। महासिंह यानी रंजीत सिंह के पिता का नाम क्या हो गया, यहाँ पे महासिंह हो गया। कब इसका जन्म हुआ, तो 13 नवंबर 1780 में हुआ था। किस मिस्र में हुआ, तो सुकरचकिया मिस्र। तो आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा हमें कितने क्वेश्चन याद हो गया। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा हो गया रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ था, 13 नवंबर 1780 को हुआ। सुकरचकिया किस मिस्र में हुआ, तो सुकरचकिया मिस्र में हुआ। उसके पापा का नाम क्या था, यानी पिता का क्या नाम, तो महासिंह था। ठीक है, इतना याद हो गया आपको, 3-4 क्वेश्चन देखिए याद हो गया। तो महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। अमृतसर की संधि कब हुई, तो 25 अप्रैल 1809 को। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको और मिल गया कि पूछा कि अमृतसर की संधि कब हुई, अमृतसर की संधि कब हुई, क्या बताइएगा। तो आपको यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुआ। किसके किसके बीच में हुआ, तो महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। संधि का तत्कालिक प्रभाव क्या हुआ, कारण हुआ रंजीत सिंह का जो है सतलज के पार जो सिख राजाओं के ऊपर अपनी प्रभुत्व जमाने का स्वप्न टूट गया। परंतु दूसरी ओर जैसा कनिंघम ने कहा था कि रंजीत सिंह को पश्चिमी दिशा में प्रसार करने का खुली छूट मिल गई थी। ठीक है, तो उसमें से क्या क्या हुआ, तो उसमें देखिए सबसे पहला कि 1818 ईस्वी में मुल्तान को, ठीक है, और 1819 ईस्वी में कश्मीर को जीता और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया था। देखिए आपको क्या हुआ कि जब
25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी, तो उसमें अंग्रेजों द्वारा क्या हुआ कि पश्चिम सतलज नदी के उस पार जो थी उसमें जितने भी अंग्रेज का प्रभुत्व हो गया और पश्चिम दिशा में जितने भी थे हमारा महाराजा रणजीत सिंह के कब्जे में आ गया। तो महाराजा रणजीत सिंह के कब्जे में जो था कौन कौन था? मुल्तान था, 1818 में जीता था उसको, 1819 में कश्मीर में जीता है, 1834 में जो हुआ पेशावर में जीता। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये पूरा क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन से आपको करीब करीब 10 क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो क्लियर हो जाएगा और एक क्वेश्चन से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि रणजीत सिंह जो है, रणजीत सिंह किस मिस्र के थे। इससे पहले हम लोग डिस्कशन किया ऊपर में, तो क्या था? क्लियर लिखा हुआ था कि रणजीत सिंह किस मिस्र से, तो हमारा ये शुक्र चकिया मिस्र के से राजा महासिंह के घर में होते हैं। ठीक है, 13 नवंबर 1780 को इनका जन्म हुआ था। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी। तो महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी होती है हमारा वो लाहौर थी। ठीक है, लाहौर थी। अब चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आपको मिला यहाँ पे, आपको कितने क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ पे वो देखिएगा। अब चलते हैं अपने डिस्कशन की तरफ। तो डिस्कशन में क्या करा कि 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया था। पंजाब पर अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर कब आक्रमण किया था? तो 1798 में किए थे। वापस जाते समय उसकी तोपें जो थी चिनाब नदी में गिर गई थी। जब वापस जा रहे थे तो वो चिनाब नदी में उसका तोप जो था गिर गया था, जिसके कारण रणजीत सिंह ने क्या किए, उन्हें निकलवा कर उसे वापस भिजवा दिया। यानी जो तोप चिनाब नदी के नीचे गिरा था उसको रणजीत सिंह ने निकलवा कर उसे वापस भिजवा दिया था। उस सेवा के बदले जमन शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने का अनुमति दे दिया था। यानी लाहौर पर अधिकार करने का अनुमति किसने दिया था? तो ये हमारे जमन शाह ने दिए थे। ठीक है, दे दी। और 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। देखिए क्या समझ में आया, कहानी से भी समझ में आ रहा है। 1798 में अफगानिस्तान का शासक जमन शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया था। जब वापस लौट रहे थे तो उसका तोप जो है चिनाब नदी में गिर गया था, तो उसे रणजीत सिंह ने निकलवा कर वापस भिजवा दिया था। उससे खुश होकर जमन शाह ने लाहौर पर उसको अधिकार करने का मौका दे दिया था और उस पर अधिकार कर लिया और 1799 में उसको अपनी राजधानी बना लिया। क्लियर हो गया आपको? आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी? किसकी स्थापना की थी? तो अदालत आला की स्थापना जो है रणजीत सिंह ने किस स्थान पर की थी? तो ये हमारा लाहौर पे किया था। ठीक है, अदालत आला की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हमारा लाहौर में हुई थी। चलते इसका थोड़ा सा देखते हैं डिस्कशन। देखिए काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा आपको। डिस्कशन हमारा है कि रणजीत सिंह ने न्याय व्यवस्था कठोर थी। रणजीत सिंह के समय जो था न्याय व्यवस्था थी वो काफ़ी कठोर थी। तो राज्य का सर्वोच्च अदालत जो होता था उसका नाम था अदालत आला था। जैसे हम लोग का सुप्रीम कोर्ट होता है, उसी तरह से रणजीत के कार्यकाल में अदालत आला जो था वो सर्वोच्च अदालत था। अदालत जो था लाहौर में स्थित थी। रणजीत सिंह स्वयं इसके प्रधान न्यायाधीश थे। यानी जज भी कौन थे? तो हमारे रणजीत सिंह थे। कहाँ था? लाहौर में था। क्या नाम से जाना जाता है? अगर पूछ लिया क्वेश्चन आपसे कि रणजीत सिंह की अदालत को क्या नाम से जाना जाता है, तो अदालत आला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है किससे प्राप्त किया था? देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोहिनूर हीरा के बारे में आज हम लोग पूरा डिस्कशन कर लेंगे। किसके पास था पहले, कौन ले गया, कैसे इनके पास आया, पूरा क्लियर करेंगे। तो कोहिनूर हीरा जो रणजीत सिंह जो है किससे प्राप्त किया था? तो ये हमारा शाह शुजा से प्राप्त किया था। किससे किया था? शाह शुजा से। यानी शाह शुजा से ये रणजीत सिंह को जो कोहिनूर हीरा मिला था वो किसके द्वारा मिला गया था? ये हमारा शाह शुजा से मिला था। ठीक है, अब चलते इसका डिस्कशन देखते हैं कि कोहिनूर हीरा किसके पास आया और कब आया और कैसे अंग्रेजों के पास पहुंचा, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था। पंजाब जो था किसका साम्राज्य था? तो अहमद शाह अब्दाली का साम्राज्य था। परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया था। यानी 1773 ईस्वी से पहले तक जो पंजाब का जो साम्राज्य था वो अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य में था।
ठीक है। मुल्तान कश्मीर, उसकी मृत्यु जब 1773 में हो गई थी, तो मुल्तान कश्मीर और छोटे छोटे जितने भी भागों को छोड़कर शेष पर जो था सिख मिस्लों का अधिकार हो गया था। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र यानी पोता कौन था? शाह शुजा था, काबुल की गद्दी पर बैठा। यानी 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पोता कौन था? तो अहमद शाह अब्दाली का पोता जो था वो हमारा शाह शुजा था। परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजाई सरदारों फतेह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से 1809 ईस्वी में उसको विस्थापित कर दिया। यानी उसकी का भाई एक तो महमूद शाह था। शाह महमूद जो था किसका? शाह शुजा का भाई था। शाह शुजा का जो भाई था वो महमूद था, उसने उसको आपदस्थ कर दिया 1809 में। किसके? कौन से सरदार की तरफ? तो फतेह खां और दोस्त मोहम्मद के तरफ, ठीक है। और हाँ, परंतु भाई उसका 1809 में उसको विस्थापित कर दिया। स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिए। यानी शाह शुजा को विस्थापित कर स्वयं को कश्मीर और पेशावर पर अपना अधिकार कर लिया। अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी थी। यानी शाह शुजा जो था रंजीत सिंह से सहायता मांगी थी, किसको? अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए। और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया था, ठीक है। तो कोहिनूर हीरा उससे भेंट किया था। यानी शाह शुजा के पास था, अहमद शाह अब्दाली के पास था, अहमद शाह अब्दाली के पास जो था फिर किसके पास आ गया? उसका पोता के पास आ गया। पोता से फिर आ गया कोहिनूर हीरा किसके पास? रंजीत सिंह के पास। और रंजीत सिंह के से चला गया डायरेक्ट फिर अंग्रेज की तरफ, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों का एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। ये किसने कहा था? तो ये हमारा क्या था? महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह का कहना था कि मेरी ईश्वर से मेरी इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने अपनी दूसरी आंख की रोशनी ले ली, ठीक है। तो ये किसने? तो महाराजा रंजीत सिंह ने कैसा कहा था? देखिए फिर से एक बार रिवीजन आपको हो जाएगा। देखिए डिस्कशन में रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को हुआ था। सुकरचयक मिश्र से थे महा सिंह के घर में हुआ था। 12 वर्ष के ही थे तो उनके पिता स्वर्गवास हो गया। 1795 ईस्वी तक प्रतिशासन परिषद यानी काउंसिल ऑफ रीजेंसी, जिसमें इनकी माता सास और दीवान लखपत राय थे, शासन कार्य चल रहा था। 1797 ईस्वी में उन्होंने समस्त कार्यभार संभाला। यानी 1797 से जो है रंजीत सिंह अपना कार्यभार स्वयं को संभालना स्टार्ट किया था। रंजीत सिंह ने लाहौर पर 1799 ईस्वी में अधिकार किया था, ठीक है। तो अमृतसर पर 1809 ईस्वी में तथा फरीदकोट, मालेर, कोटला और अम्बाला पर 1808 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी। रंजीत सिंह एक क्या थे? रंजीत सिंह जो थे हमारे एक योग शासक थे। ईश्वर की, उसी ने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों का एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख मेरी रोशनी ले ली, ठीक है। तो 1799 में कर दिया। अभी किसने दिया था इसको? ये हमारा जमन शाह द्वारा दिया गया था। किसको? लाहौर को किसने दिया था? जमन शाह द्वारा दिया गया था। 1797 में ईस्वी अपना कार्य संभाला था, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? यानी महाराजा रंजीत सिंह के बाद उत्तराधिकारी कौन है? तो उसका बेटा खड़क सिंह था, ठीक है। उसी का बेटा जो था खड़क सिंह रंजीत सिंह के बाद कौन है? तो खड़क सिंह है। चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं और भी क्लियर हो आपको। 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हुई? 1839 में। इसकी जन्म कब हुई? तो 1780 में हुई थी। कब हुई थी? 1780 में जन्म हुआ था और 1839 में इसकी मृत्यु हो गई। उनका पुत्र ही था खड़क सिंह जो था सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? सिख राज्य का जो था अंतिम राजा कौन था? तो हमारा दिलीप सिंह था। महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। उन्होंने 1843 से 1849 तक शासन किया। 1843 से 1839 तक शासन किया था। तो हमारा रंजीत सिंह के पास कौन आया? रंजीत सिंह के बाद आया हमारे खड़क सिंह आया। खड़क सिंह के बाद हमारे लास्ट जो थे वो दिलीप सिंह आए, ठीक है। तो अंग्रेज का अंतिम शासक कौन हुआ? तो हमारा ये दिलीप सिंह हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य की बात कर रहा है? 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था, या नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई थी, या उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा, वह कभी भी रूस नहीं गए।
तो इसमें से पूछ रहा है कि इसमें कथन सत्य कथन कौन सा है। तो 23 अक्टूबर 1893 ईस्वी को उसका निधन हो गया था। कहाँ हुआ था? पेरिस में ही हुआ था। ये ऑप्शन सही है। इसका डिस्कशन थोड़ा देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह का निधन जो हुआ 22 या कुछ स्रोतों के अनुसार 23 अक्टूबर 1893 को हुआ था। कब हुआ था? 23 अक्टूबर 1893 को हुआ था। पेरिस फ्रांस में हो गया था। शेष सभी कथन असत्य है। दिलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। यानी दिलीप सिंह थे सिख धर्म को छोड़ दिए थे और वो ईसाई धर्म को अपना लिए थे। रूस की यात्रा भी की थी इसने, और दिलीप सिंह थे रूस की भी यात्रा की थी। इनकी अंत्येष्टि जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। अंत्येष्टि जो हुआ था इनका इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, तो ये क्लियर है कि ये सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपनाए थे, रूस की यात्रा भी किए थे, और अंत्येष्टि जो उसका इंग्लैंड में हुआ था। 23 अक्टूबर 1893 को इसकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ हो गई थी? अब पेरिस फ्रांस में हो गई थी। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन है कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये हमारा दिलीप सिंह है। ठीक है, रिपीट हो गया। पंजाब के सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दिलीप था। 1849 ईस्वी तक द्वितीय अंगर सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब विलय कर लिया गया और तथा दिलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। ठीक है, यानी 1849 ईस्वी में द्वितीय अंगर सिख युद्ध हुआ था। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से 3 की परिषद के सदस्य नहीं था। यानी 3 की परिषद में वो कौन सा सदस्य नहीं था। ठीक है, पूछ रहा है। एच.एम. एलियट थे, सर हेनरी लॉरेंस थे, जॉन लॉरेंस थे और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी थे। देखिए यहाँ पर एच.एम. एलियट भी थे और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी भी थे। तो इसका ऑप्शन जो है ए और डी दोनों हो जाएगा, ए और डी दोनों हो जाएगा। अब ए डी क्यों होगा, चलते हैं आपको बताते हैं डिस्कशन से कि इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य का विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों को एक परिषद का गठन किया था, जिस पर हेनरी लॉरेंस के अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मार्शल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। एच.एम. एलियट तथा रॉबर्ट मॉन्टगोमरी इस परिषद का संबंधित नहीं थे। ठीक है, यानी कौन कौन थे? तो पहला हेनरी लॉरेंस थे, अध्यक्ष था। हेनरी लॉरेंस जो था वो कौन सा? अध्यक्ष था। जॉन लॉरेंस थे, माने हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस, और चार्ल्स ग्रेनविल मार्शल के सदस्य थे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से यही पूछा था कि पंजाब पर ब्रिटिश साम्राज्य का विलय किसने करवाया था, किसके कार्यकाल में हुआ था? तो हमारा लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल में हुआ था 1849 में पंजाब का विलय जो हुआ तो ब्रिटिश साम्राज्य में हो गया था। क्लियर। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए यहाँ से निकलता है, यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप मैसूर में चले आते हैं। तो प्रथम मैसूर, क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 17 कब हुआ था? 1766 से 69 ईस्वी के बीच में हुआ था। तो उसमें से कौन विजय हुआ था? यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से लेकर 1769 ईस्वी में हुआ था, उसमें कौन विजय हुआ? तो इसमें पहला आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली जो थे वो उसमें जीत हुए। चलिए इससे आपको बताते हैं कि डिस्कशन में पढ़ने से आपको काफ़ी चीज़ देखने को मिलेगा। चलिए डिस्कशन थोड़ा देख लेते हैं। देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1767 से 1769 अंग्रेज और हैदर अली के मध्य हुआ था। निजाम मराठे और अंग्रेज हैदर के विरुद्ध थे, यानी एक तरफ हैदर थे और दूसरी तरफ निजाम भी था, मराठा भी था और अंग्रेज भी था। इसमें यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में किनके किनके बीच में था और कौन कौन शामिल था। तो हैदर अली के पक्ष में हैदर अली अकेला था और उसके साथ उसके विरुद्ध में कौन कौन थे? तो निजाम थे, मराठा थे और अंग्रेज थे। से त्रिगुट संधि में सम्मिलित हुए थे। हैदर ने अपनी कूटनीति और सूझबूझ से इस त्रिगुट को भंग करने का प्रयास किया। उसने मराठों को धन देकर और निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। ठीक है, थे त्रिगुट में अंग्रेज, मराठा और निजाम तीनों थे, लेकिन वो हैदर अली इतने चालाक थे, उसने क्या हुआ कि निजाम को कुछ पैसे दे दिया और मराठों को कुछ पैसे दे दिया और निजाम को कुछ जो है ना वो ज़मीन वगैरह दे दिया, कुछ एरिया दे दिया, उसको प्रलोभन देकर जो अपनी ओर मिला लिया था और फिर कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेजों की ओर चला गया था। ठीक है, पैसा देने के बाद भी निजाम जो था फिर से अंग्रेजों की तरफ लड़ने चला गया था। हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 ईस्वी में मंगलौर पर अधिकार कर लिया। मतलब जब
1768 में 66 से स्टार्ट हुआ था, 66 से 69 के बीच में, तो 1768 तक मंगलोर पर अधिकार कर लिया था। फिर मार्च 1769 ईस्वी में उसने सेना मद्रास तक पहुँच गई थी, मतलब 1769 तक वो मद्रास तक पहुँच गए थे लड़ते लड़ते। अंग्रेजों ने व्यवस्था में हैदर अली के शर्त पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि हुई। किसकी संधि हुई? तो मद्रास की संधि हुई। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछता है कि प्रथम अंगल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1766 से लेके 1767 से लेके 1768 तक 1769 तक किस संधि के तहत खत्म हुई? संधि पूछ लेता तो मद्रास की संधि से खत्म हुई थी। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को हुई थी। किसकी विजय हुई थी? तो हैदर अली की विजय हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया? यानी डिंडीगुल में 1755 ईस्वी में डिंडीगुल कहाँ पड़ता है? मैसूर में पड़ता है। मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया। तो किसने किया था? ये हमारे हैदर अली ने किए थे। चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। डिस्कशन में क्या, 1742 ईस्वी में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की थी। किसके नेतृत्व में? वेंकट राय के नेतृत्व में। कब? 1742 में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर अधिकार प्राप्त किया था। 1755 ईस्वी में मैसूर के महाराजा स्थिति को संभाल लिया था। हैदर अली को डिंडीगुल भेजा गया था और 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया था। इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया गया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बना। ठीक है। और 1777 ईस्वी में उन्होंने पूरी पुरशीन और मीर साहेब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया गया। ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था, यानी पोर्टो नोवा के युद्ध में किसको हराया गया था? कौन हरा था पोर्टो नोवा के युद्ध में? तो हमारा हैदर अली हराया था। किसने हराया था? तो अंग्रेज ने हराया था। कौन सा अंग्रेज था? इसका नाम था सर आयर कूट। यानी पोर्टो नोवा के युद्ध में कौन शामिल थे? सर आयर कूट और हैदर अली थे। तो हैदर अली की उसमें पराजित हुआ था और सर आयर कूट अंग्रेज का नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें हैदर अली की जीत हुई थी। ठीक है। चलिए देखते हैं। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवा का युद्ध कब हुआ? 1 जुलाई 1781 ईस्वी में हुआ था, जिसमें हैदर अली को परास्त किया था। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। सबसे बोलेगा पोर्टो नोवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1781 को हुआ। कब हुआ था? 1 जुलाई 1781 को पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1 जुलाई 1781 को पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ था। ठीक है। किसके किसके बीच में? तो सर आयर कूट और अंग्रेज के बीच में हुआ था। सर आयर कूट और हैदर अली के बीच में हुआ था। इसमें किसकी जीत हुई थी? तो हमारा हैदर अली की जीत हुई थी। 1 जुलाई 1781 को हुई थी। ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टीपू सुल्तान ने, क्वेश्चन नंबर 15 है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। कहाँ बनाई थी? तो राजधानी उसका श्रीरंगपट्टनम था। किसकी राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम थी। ठीक है। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ जैकोबिन क्लब का स्थापना किया। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी? तो कौन था? हमारा टीपू सुल्तान था और उसका सदस्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? यानी आधुनिक पद्धति से, मतलब मॉडर्न सिस्टम के हिसाब से दूतावास यानी एम्बेसी स्थापित किया था विदेशों में। तो ये हमारा कौन थे? ये हमारा टीपू सुल्तान थे। टीपू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित करने वाला पहले राजा थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना से 1780 ईस्वी में हराया था। 1780 ईस्वी में हराया था ब्रिटिश सेना को। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। किसको हराया था और कहाँ हराया था? तो हमारा पोलीपुर में हराया था। कहाँ हराया था? तो पोलीलूर में जो 1780 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को हराया था। चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं, आपको कुछ देखने को मिलेगा। हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया था और फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया था। कर्नाटक युद्ध जुलाई 1780 में आक्रमण करके अरकाट पर जो है अधिकार कर लिया था। तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोलीलूर में नामक स्थान पर हराया था। तो इसमें क्वेश्चन हमारा ये होता है कि हैदर अली ने ब्रिटिश को कौन सी जगह पे हराया था?
तो हमारा हो जाएगा पोलीलुपुर। और कब हराया था, तो जुलाई 1780 में। और उसमें अंग्रेज कौन था, तो हेक्टर मुनरो था। हेक्टर मुनरो कौन था, अंग्रेज था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अंग्रेज ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, ये टीपू सुल्तान के साथ की थी। किसके साथ की थी, टीपू सुल्तान के साथ की। अब चलिए यहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, बीपीएससी में पूछा हुआ। और इसका चलते हैं हम लोग डिस्कशन करने के लिए। डिस्कशन में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, चलते हैं डिस्कशन की तरफ। देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है, तो 1790 से 92 के बीच में हुआ। आवास श्रीरंगपट्टनम की संधि से खत्म हुआ। कब हुआ श्रीरंगपट्टनम संधि, तो मार्च 1792 में हुआ। ठीक है, इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कर्नवालिस था। कौन था, कर्नवालिस था। मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेज तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हर्जाना के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपये भी देना पड़ा था। ठीक है, यानी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है, 1790 से 92 में। और किस संधि से खत्म हुआ है, तो ये हमारा संधि था श्रीरंगपट्टनम की संधि। पहला किससे हुआ है, तो मैंगलोर की संधि हुआ। वो कब हुआ है, तो हमारा वो हुआ है 4 मार्च 1769, यानी 4 मार्च 1769 को पहली संधि हुई है। किसकी संधि हुई है, मैंगलोर की संधि हुई है। दूसरी जो हुई है श्रीरंगपट्टनम की संधि। तीसरी जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई है। और दूसरी जो हुआ है वो मद्रास की संधि से खत्म हुआ है। ठीक है, चलते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध कब मारे गए, यानी युद्ध में कब मारे गए, तो 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध मारे गए। ठीक है, टीपू सुल्तान जो था चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए। ठीक है, तो पहला तो समझ में आ गया। देखिए एक बार, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देख लेते हैं कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है, तो 1767 से 1769 में हुआ है। दूसरा जो हुआ है 1780 से 82 में हुआ है। 1780 से 1782 में हुआ है। तीसरा जो हुआ है 1790 से 1792 में हुआ। चौथा जो हुआ है 1799 में हुआ है, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर पूरा डिस्कशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, ये सुमेलित करना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन जीता था, तो इसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था। ठीक है, ये सही है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान जीता था, ये सही है। अच्छा, इसको मिलान करना इसको जो है ना मिलान करना है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ, द्वितीय में क्या हुआ, तृतीय में क्या हुआ, चतुर्थ में क्या हुआ। ठीक है, तो कौन एक सुमेलित है। तो देखो, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ, गलत। ये जो हमारा प्रथम आंग्ल युद्ध में जो हुआ था हैदर अली की जीत हुई थी। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था, गलत है। इसमें टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को हराया था। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता था, गलत। तृतीय भी नहीं जीता था वो। ठीक है, इसमें इसकी हार हुई थी। इसने अपने 2 बेटों को गिरवी देना पड़ा था अंग्रेजों को। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित हुआ। ठीक, टीपू पराजित हुआ था और युद्ध में दिवंगत हुआ था। ठीक है, मारा गया था, यानी 1799 में टीपू जो है ये मारा गया था। तो ये हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, 4 नंबर डी। देखिए यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए बढ़िया से, डिस्कशन एक बार देख लीजिए। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है, तो 1767 से 69 ईस्वी के बीच में हुआ है। इस दौरान अंग्रेजी गवर्नर कौन थे, वेरेलस्ट थे। कौन थे, देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ था। उस समय अंग्रेज कौन थे, तो वेरेलस्ट थे। गवर्नर जनरल कौन थे, तो वेरेलस्ट थे। ये संधि कब हुआ, तो 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि से खत्म हुआ। यानी पहला आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से खत्म हुआ है। वेरेलस्ट गवर्नर जनरल थे और हैदर अली साथ में थे। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर जो 1780 से 84 में हुआ है, 1780 से 1784 में हुआ है। अंग्रेज गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। दूसरा में वॉरेन हेस्टिंग था। और 1784 ईस्वी में मैंगलोर की संधि से खत्म हुआ है। पहला मद्रास की संधि से खत्म हुआ है, दूसरा मैंगलोर की संधि से खत्म हुआ है। पहला 1780 1767 1769 में हुआ है, दूसरा 1780 से 1784 में हुआ है। पहले में थे वेरेलस्ट थे, दूसरे में थे वॉरेन हेस्टिंग थे। अब चलते हैं अपने तीसरे तरफ। तीसरा कब हुआ है, तो तीसरा जो हमारा हुआ है 1790 से 1792 में हुआ है। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे।
लॉर्ड कर्नवालिस थे। ठीक है, तीसरा में लॉर्ड कर्नवालिस थे। और विरुद्ध की सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता ली थी, प्राप्त करने का प्रयत्न किया था। 1784-1785 ईस्वी में उसने एक दूत कुस्तुनतुनिया भेजा था। 1787 ईस्वी में टीपू ने एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा था। युद्ध 1792 ईस्वी श्रीरंगपट्टनम के संधि से खत्म हुई। तब तीसरा युद्ध जो हुआ था श्रीरंगपट्टनम के संधि से 1792 ईस्वी में खत्म हुई थी। तीसरे में कौन थे? तो लॉर्ड कर्नवालिस थे। ठीक है, अब चलते हैं चतुर्थ में क्या था? तो चतुर्थ हमारा तो 1799 हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जो था हमारा लॉर्ड वेलेस्ली था। लॉर्ड वेलेस्ली था। 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग जीत लिया था। श्रीरंगपट्टनम का जो दुर्ग था वो जीत लिया था और टीपू लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्ति हो गई। टीपू को कुल सदस्यों का विल्लोर में कैद कर लिया था। जितने भी सदस्य था सबको विल्लोर में कैद कर लिया गया था। तो 4 मई 1799। अब एक बार फिर से रिविजन कर लिए। तो पहला जो हुआ था अंगल मैसूर युद्ध जो हुआ था, कब हुआ था? 1767 से लेके 1769 के बीच में हुआ था, जिसमें हैदर अली जीते थे। और उस समय जो थे लॉर्ड वेरलेस्ट था। कौन थे? लॉर्ड वेरलेस्ट था। ठीक है, और किस संधि से खत्म हुआ? तो पहला संधि जो हुआ मद्रास की संधि से खत्म हुआ। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमारा है, दूसरा कब स्टार्ट हुआ था? 1780 से लेके 1784 तक हुआ था। इसमें टीपू सुल्तान जीता था और लॉर्ड हमारा कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। यानी दूसरा वाला में कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। किस संधि खत्म हुआ है? तो 1785 में हुआ था। किसकी संधि? ये हमारा जो हुआ था मैंगलोर की संधि हुआ है। अब चलते हैं अपन तीसरा तरफ। तो तीसरा हमारा क्या था? तीसरा हमारा कब हुआ? तीसरा जो हमारा हुआ 1790 से 1792 के बीच में हुआ था। इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी। इस समय कौन थे? तो लॉर्ड कर्नवालिस थे। कौन थे? लॉर्ड कर्नवालिस थे यहाँ के। और कौन सी संधि हुई है? तो यहाँ पे जो हुई है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। कौन संधि हुई? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। क्लियर? अब चलते हैं अपने चौथा तरफ। तो चौथा में क्या था? चौथा हमारा है 1799 में टीपू की मृत्यु हुई। ठीक है, टीपू और अंग्रेज द्वारा जो है जो श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग था उसको जीत लिया गया था। क्लियर? आशा करता हूँ आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मिलान कीजिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। यानी सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो इलाहाबाद की संधि जो हुई है 1765 में हुई। इलाहाबाद की संधि तो 1765 में हुई। मंगलौर की संधि कब हुई? तो मंगलौर की संधि जो हुई है वो हमारा हुआ 1784 में। यानी मंगलौर की संधि 1784 में हुआ। तो सालबाई की संधि कब हुई? 1782 में हुई। 1782 में सालबाई की संधि हुई। तो मद्रास की संधि कब हुई? तो मद्रास की संधि 1769 में हुई। 1769 में हुई। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन देखा जाए तो एक का जो हो जाएगा हमारा, एक का संधि जो हुआ 1765 में हुआ इलाहाबाद की संधि। मंगलौर की संधि जो 1784 में हुआ है, इसका 2 हो जाएगा। और सी का जो सालबाई की संधि 1 हो जाएगा 1782 में। और मद्रास की संधि 1769 में हुआ है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, क्लियर? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार देख लीजिए, अब और याद हो जाएगा आपको। तो इलाहाबाद का प्रथम संधि अंग्रेजों और मुगल सम्राट के बीच में होता है। इलाहाबाद का जो प्रथम संधि जो हुआ था वो अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो 12 अगस्त 1765 में हुआ था। यानी इलाहाबाद की संधि 2 हुई है। इलाहाबाद की संधि जो हुई है 2 हुई है। तो पहला जो हुआ था शाह आलम के साथ में हुआ था 12 अगस्त 1765 को। जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो हुई है अंग्रेज और अवध के नवाब शुजा उदौला के बीच में, कब हुआ? 16 अगस्त 1765 को। पहला जो हुआ है मुगल शासक शाह आलम द्वारा, और दूसरा जो हुआ 16 अगस्त 1765 को, वो जो हुआ है हमारा वो अवध के नवाब जो है शुजा उदौला के साथ में हुआ 16 अगस्त 1765 को। फिर मंगलौर की संधि द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध 1780-84 के बाद अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य 1784 में हुई थी। शालबाई की संधि प्रथम अंगल मराठा युद्ध कब हुआ है? 1775-1782 चला था। कब तक चला था? 1775-1782 ईस्वी तक चला था। कौन सी? प्रथम अंगल मराठा युद्ध। तो सालबाई की संधि से खत्म हुई थी। इसके बाद महादजी सिंधिया युद्ध थे मध्यस्थता में अंग्रेजों द्वारा मराठों के मध्य 1782 ईस्वी में हुई थी। तो मद्रास की संधि कब हुई थी? 1767 से 1769 ईस्वी में प्रथम अंगल मैसूर युद्ध द्वारा 1769 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेज के बीच में हुआ था। क्लियर? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था।
कहाँ करवाया था? तो ये हमारा शरधना में। शरधना में जो था बेगम कमरू द्वारा एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया गया था। वो कहाँ करवाया था? तो शरधना में किया था। बेगम शमरू जो थे 1750 से 1836 तक उसमें एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट शरधना के निकट करवाया था। लेकिन शरधना कहाँ है? तो मेरठ के आसपास का क्षेत्र में है। किसने करवाया था? बेगम शमरू ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं देखना है, ठीक है। तो अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की थी, ये गलत है, ठीक है, ये हमारा गलत है। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों का निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई का स्थापना किया था, ये हमारा सही है। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड यानी रेखा गणित के तत्वों का संकलित संस्कृत में अनुवाद करवाया था, ये भी सही है कि आमेर का जो राजा था, राजा सवाई जयसिंह जो थे, वो यूक्लिड का जो रेखा गणित का तत्वों का था उसका संस्कृत में अनुवाद करवाया था, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट जो है, मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति का निर्माण करवाया था। सही बात है कि टीपू सुल्तान द्वारा जो श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा का यानी श्रृंगेरी मंदिर जो था कहाँ है? तो ये हमारा मैसूर में, तो देवी शारदा की जो है ना मूर्ति का निर्माण करवाया था, तो सही है। यानी पहला जो हमारा है गलत है कि अली मर्दान खान वो बंगाल का राजस्व की कृषि के संबंध में नहीं थे। इसका चलिए डिस्कशन देखते हैं, यहाँ से और थोड़ा सा वो क्लियर हो जाएगा। तो रंजीत सिंह ने तोप खाने पर अधिक बल दिया था। लाहौर तथा अमृतसर में तोपों, गोला और बारूद बनाने का कारखाना लगाए गए थे। आमेर के सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया था। सवाई जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, बनारस और आदि नगरों में 5 वेधशाला बनाया। देखिए अगर पूछ जाएगा कि जंतर 5 वेधशाला किसने बनाया, तो राजा सवाई जयसिंह द्वारा बनाया गया था। कहाँ कहाँ? तो जयपुर में, दिल्ली में, बनारस में और ऐसे 5 जगह बनाए गए हैं, ठीक है। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था, जबकि बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय अली मर्दान खान को नहीं जाता है, बल्कि मुर्शिद कुली खान थे, ठीक है। कौन थे? मुर्शिद कुली खान थे। यानी राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का, राजस्व जो कृषि पद्धति को प्रारंभ करने का श्रेय जो है मुर्शिद कुली खान को जाता है। राजस्व कृषि पद्धति का संबंध किससे है? तो मुर्शिद कुली खान से, ना कि मर्दान खान से, ठीक है। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 24 नंबर, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, ये हमारा बिल्कुल गलत है। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, ये भी बिल्कुल गलत है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था, ये हमारा बिल्कुल सही है कि सिराजुद्दौला की पराजय में सबसे बड़ा मीर जाफर थे, जो अंग्रेजों की तरफ जाके मिल गए थे और अपने राजा से गद्दारी किए थे। तो इसमें बोला कौन सा सही है? तो इसमें हमारा देखा जाए तो केवल 3 हमारा सही है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा डिस्कशन देख लेते हैं और आपको मज़ा आ जाएगा। तो 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय लड़ाई हुआ। तृतीय अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को नेतृत्व वाली मराठा सेना को हराया था, ठीक है। JN सरकार के अनुसार महाराष्ट्र में संभवतः कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसने कोई ना कोई संबंध ना खोया होगा। यानी 14 जनवरी 1761 को तृतीय पानीपत युद्ध हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और अंग्रेजों मराठा के बीच में जो हुआ था, जहाँ सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में जो हुआ था। इसमें महाराष्ट्र के एरिया में कौन ऐसा घर नहीं था जहाँ से कोई एक मरे नहीं थे, ठीक है। ये कहना था JN सरकार का। 1790 से 92 को तीसरे अंगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान ने केवल पराजित हुआ, ताकि मृत्यु नहीं हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि से विराम हुआ। टीपू की मृत्यु 1799 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध में हुई थी। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। अन्य षड्यंत्रकारियों में शाहूकार कौन था? जगत सेठ था, राय दुर्लभ था और अमीन चंद्र भी थे। यानी मीर जाफर के साथ कौन कौन थे? जगत सेठ थे और राय दुर्लभ थे। चलिए
ये क्वेश्चन यहीं पे मेरा समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप लोग अच्छे से देखे होंगे, सुने होंगे, आपको याद हो गया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो था डिस्कशन में हम लोग कर दिया है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छा होगा और इसको कंटिन्यू जारी रखिएगा, क्योंकि ये कंटिन्यू जारी रखने का मतलब ये होता है कि आप कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं, तभी आप इस वीडियो पे बने हुए हैं। अपने आने वाले तैयारियों के लिए जोर से लगे रहिए और बिहार दरोगा की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो आप लोग उसमें फोकस कीजिए, ठीक है। और अगर चैनल को अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा क्या बोलूँ, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।